गाइज आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग पढ़ते हैं डेली सुबह में 10 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हमारी 15 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 14 प्रैक्टिस सेट साथ कर ली है। यदि आपने उन प्ले लिस्टों को नहीं देखा है, उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, तो उन प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी और उस प्ले लिस्ट में जाके आप सभी प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। हमारे हर एक प्रैक्टिस सेट में 5 मैथ्स के क्वेश्चन और 2 DI से ग्राफ होते हैं। वो ग्राफ हो सकते हैं, पाई ग्राफ हो सकते हैं या बार ग्राफ हो सकते हैं। तो अब आइए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आइए अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, आप लोग भी हमारे साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे और आपका जितना सही होता है 15 में जितना सही हो, 13 14 हो सही, 14 सही हो, 15 में 15 सही हो या 15 में 5 ही सही हो, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ। कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये भी बता सकते हैं। अब आइए हम अपने चलते हैं सवाल पे। क्या हमारा पहला सवाल, किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और 34% गणित में फेल हुए। तो लिख लेते हैं, इंग्लिश में कितने पास हुए, तो 77% ये पास हुए। 77% पास हुए मतलब कितने फेल हुए होंगे, फेल 23 हुए होंगे, 23%। यदि उसके बाद से क्या है, और 34% गणित में फेल हुए। मैथ में 34% फेल हुए तो कितने पास हुए होंगे, 66% पास हो गए। और यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए, बोथ मतलब दोनों में फेल कितने हैं, 13%। तो 13% ऐसे सवालों को क्या किया जाता है, फेल वाला दिया है ना दोनों का, तो इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए। तो क्या होगा, 34 प्लस 23 माइनस में 13। तो 34 23 4 3 7 3 2 5 57 माइनस 13 कितना हो जाएगा, तो 44 आया ना। अब देखिए, और 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए। ये 44 जो है ये किसका है, तो 44 ये है कि दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज है। तो ये बताइए, 44 दोनों विषयों का निकल गया, तब कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले हो जाएंगे 56 लोग दोनों विषयों में पास हुए। और जो 44% ऐसे लोग थे जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे, और 13% जो दोनों में फेल हुए थे, और 56% ऐसे लड़के थे जो दोनों में पास हुए थे। तो दोनों में, और 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए। तो जो ये 56% है किसके बराबर है, 784 के। तो 56 इक्वल टू 784, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू 784 बटे में 56 गुणे में 100। 14 चौके 56, 14 से 14 5 70, 14 6 84, 4 से 14 बार में, तो 14 गुणे 100 1400। कितना आया आंसर हमारा, तो 1400। आप लोग ऐसे सवालों को डायरेक्ट भी 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ये तो बेसिक तरीका हो गया कि जिस तरीके से आपको नहीं आता है यदि ट्रिक, फिर भी आप कर जाएंगे। ऐसे ट्रिक से ऐसे सवालों को किए जा सकते हैं। लेकिन जब आपको जल्दी करना हो तो क्या करना, ये 77% पास वाला दिया था ना, तो इसमें फेल वाला निकालना 23%। ये क्या दिया है, 34% फेल वाला है, तब तो ठीक है। 34 23 जोड़ोगे तो आ जाएगा 57। अब बोला है 13% दोनों विषयों में फेल, 57 माइनस 13 44। इस 44 को 100 में से घटाओगे तो आ जाएगा 56। यही 56 दिया है 784 के बराबर। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1400। तो यही हमारा आंसर हो गया, विकल्प नंबर बी। पहले सवाल का कौन सा विकल्प सही हुआ, तो बी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2 को। अब हम लोग देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8 14 32 और 41 शेष है। हमारा ऑप्शन कौन कौन सा है, तो 176 178 180 और 186। अब देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। सब में अंतर निकालते हैं, 12 माइनस 8, पहले वाले से पहले को, दूसरे वाले से दूसरे, तीसरे वाले से तीसरे और चौथे वाले से चौथे को निकालेंगे। 18 माइनस 14, 36 माइनस 32, 45 माइनस 41, सब में कितना है, 4 आया। आप लोग देख रहे होंगे। अब क्या करना है, 12 18 36 और 45 का हमें लसा निकाल देना है।
12, 18, 36, 45 का क्या निकालना है? लौसा, क्योंकि लघुत्तम पहले ही बोला हुआ है। लघुत्तम कैसे निकलता है? तो 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 18 बार, 2 से 45 बार, फिर से 2 से 3 बार, 9 बार, 9 बार, 45 बार, फिर 3 से 1 बार, 3 बार, 3 बार, 45 बार, 15 बार, फिर 3 से 1 बार, 1 बार, 1 बार, 5 बार, 5 से ये 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार। अब देखिए 5 3 15 3 45 दूनी 90 दूनी 180। एलसीएम कितना आया? 180। और जो ये अंतर होता है इसको 180 में से घटा दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 176। अब 176 ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं से 12, 18, 36 और 45 से जब आप भाग देंगे तो उसमें सभी कंडीशनों में 8, 14, 32 और 41 शेष बचेगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। 12 से भागा दीजिए, किस में भाग देने पर 8 बच रहा है? ये देखिए 12 एकम 12, 5 56, तो 12 8 12 चौके 48, बचा 8, ये हो गया। अब इसमें भागा देंगे तो 10 बच जाएगा, इसमें भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें भागा देंगे तो 6 बचेगा। तो यही वाला एक ऑप्शन बचा। आप लोग ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते हैं। और ऐसे सवाल एचसीएफ एलसीएम के सवाल में यदि आपको डाउट है तो उसकी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिया है। आप जा करके वहां पर पूरे प्लेलिस्ट में पूरे एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को देख सकते हैं, कैसे उनको किया जाता है, कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है और बिना गलती किए हुए। अब आइए हम अब देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, कड़ी में 3 का पावर 5 गुणे 9 का स्क्वायर बराबर 3 के पावर n गुणे 3 कड़ी 3, तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन में 2, 4, 3 और 5। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। कैसे इसे सॉल्व किया जाता है ये देखिए। कड़ी में 3 का पावर 5 गुणे में 9 का पावर स्क्वायर बराबर 3 का पावर n गुणे में 3 का पावर करड़ी में 3। सबको हम लोग 3 के घात के रूप में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 के पावर n ही दिया है। इसे कैसे लिखेंगे? 3 का पावर 1/2 गुणे में 5 गुणे 3 का पावर 2 गुणे का पावर 2, ये 2 आगे, बराबर 3 का पावर n गुणे में, ये मल्टीप्लाई में है, ये पावर में नहीं है, 3 का 3, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3/2। इसका 1 है, इसका 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घात जुड़ेगा तो 3 के पावर 5/2, यहाँ पर गुणे 3 का पावर 4 बराबर 3 का पावर n प्लस 3/2 हो गया। अब देखिए ये 5/2 और 4 जुड़ेगा तो 3 के पावर हो जाएगा 13/2 बराबर 3 के पावर n प्लस 3/2। अब 3 से 3 कैंसिल, अब घातों की तुलना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13/2 बराबर n प्लस 3/2। 3/2 को इधर लाएंगे तो n इक्वल टू 13/2 माइनस में 3/2 कितना आ जाएगा? 10/2। 10/2 का मतलब कितना हुआ? 5। n का मान कितना आया? 5। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? डी नंबर विकल्प आपका सही हो गया। आप लोग हमारे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। यदि आपको आता है सवाल हल करना, यदि आप अपना नंबर चेक करना है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर आंसर चेक कीजिए और बाद में उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब हम लोग कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 को। आइए देखते हैं क्या। यदि 999x प्लस 888y बराबर 1332 और 888x प्लस 999y बराबर 555, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? आपको देख के ही लग रहा होगा कि सब में 111 का गुणा किया गया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं कैसे होगा। 999x प्लस 888y बराबर 1332, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या? 888x प्लस 999y बराबर 555, ये हो गया समीकरण 2। दोनों में क्या करना है? भागा करना है किससे? तो 111 से। कितना बचेगा? तो यहाँ पर 9x, यहाँ पर 8y, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 111 से आप लोग भाग देंगे तो आएगा यहाँ पर 120। 120 नहीं, केवल 12 आएगा, 12। अब नीचे भाग देंगे तो 8x प्लस 9y बराबर 5। अब इसे कटेगा कैसे? तो इसमें आप लोग 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें 8 का,
तो कट जाएगा। ये होगा 8 9 72 x, 8 9 9 81, 9 9 81 x प्लस 9 8 72 y, 12 9 108, 8 8 64 x, 8 9 72 y, 8 5 40, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये वाला पद कट गया। 81 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? तो 17x। 108 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 68। तो 17x बराबर 68, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 4। अब इस समीकरण में x बराबर 4 रखेंगे तो देखिए 4 नंबर कर देते हैं इसको भी। 9x प्लस 8y बराबर में 12, x के जगह पर 4 रखेंगे तो बचोगे 36, तो 36 प्लस 8y बराबर 12, 8y बराबर 12 माइनस 36, तो कितना आएगा? -24। तो y बराबर -24 बटे में 8, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? -3। एक का मान -3 आया, मतलब y का मान कितना आया? -3। हमें निकालना किसका मान था? तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना था। x स्क्वायर का मान 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर का मान मतलब -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 9 ही होगा। 16 माइनस 9 कितना आएगा? हमारा आंसर 7। कौन सा विकल्प सही हुआ? तो डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। चौथे सवाल का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है पांचवा प्रश्न। एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, मतलब रिटायर हो गया। 60 वर्ष का आयु का एक टीचर था जो अपनी नौकरी से रिटायर हो गया। उसके बाद क्या कहा? उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। जो रिटायर हुआ उसके जगह पे एक 30 वर्ष के आयु के शिक्षक की नियुक्ति हुई। उसके बाद क्या कर रहा है? परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु, मतलब औसत पूछ रहा है। कितने शिक्षक थे? 30। मतलब मान लीजिए पहले योग सबका टीचरों का योग m था, उसमें से 60 वाले को हटा दिया गया और 30 वाले को ला दिया गया। तो यहाँ पर पहले कितने लड़के थे? 30। तो अभी भी 30 ही हैं, क्योंकि जो गया है उसी की जगह पे एक आया है। तो ये क्या हो जाएगा? m-30/30। तो ये तो m/30 हो ही जाएगा, इधर में -30/30 होगा, जिससे m/30 माइनस में 1, मतलब एवरेज क्या होगा? उनका माध्य क्या होगा? तो 1 वर्ष घट जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो हमने इस तरह अपने मैथ के 5 प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने डीआई को सॉल्व करने के लिए। अब हम देख लेते हैं अपने 6 नंबर सवाल को और पहले ग्राफ को। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ग्राफ में क्या हमें बताया है, तो ग्राफ में हमें बताया है कि विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दी हुई है। विद्यार्थियों की संख्या किस में है? तो 1000 में। ऊपर से जो नीचे है शहर दिया हुआ है, कौन कौन से शहर है? तो ए शहर, बी शहर, सी शहर, डी शहर और ई शहर। ए में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ए में कितने हैं? तो ए में है 40, ए में 40 है। बी में कितने हैं? तो बी में आपको दिख रहा होगा, बी में 32.5 है, बी में 32.5। सी में कितने हैं? तो सी में 17.5। ऐसे ही डी में देखेंगे तो डी में कितने हैं? तो डी में 42.5, डी में 42.5। ई में देखेंगे तो 35 है। इतने छात्र हैं। ये किस में है? तो 1000 में है। इन्हीं पे हमें 5 सवाल मिला है। इस ग्राफ पे हमें 5 सवाल सॉल्व करने हैं। उसमें आपको जो डाटा दिया हुआ है उसी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और आपको सॉल्व करके उसे आंसर देना है। हमने आपको हमेशा से एक चीज बताया कि जब भी आप ग्राफ को हल करिएगा, ग्राफ के हर एक डाटा को आप अपने पास रखिएगा जिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो उसमें से कुछ योग, कुछ भाग हमें लास्ट वाले सवाल में मिलता हो सॉल्व करने के लिए। तो अब आइए हम अपने 6 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है 6 नंबर सवाल है? शहर ई से अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या ई में कितने हैं? तो ई में है 35। बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या सभी शहरों से मिलाकर अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत होगा? यहाँ पे परसेंटेज चार्ट होती है हमें 21, 19, 17, 15। टोटल में टोटल की 35 किसका है? ई का। अब यहाँ पर नीचे में टोटल वाला रखना है, गुणे में 100 कर देना है।
टोटल कितना है, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो मिलेगा कि 40 30 70 70 और 15 कितना हो जाएगा 85 85 5 90 23 120 120 और 40 160 160 167.5 167.5 मिलेगा जब आप उसे जोड़ेंगे। तो अब क्या करना है, 35 बटा हो जाएगा ये 16 75 गुणे में 1000। दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 0 बढ़ेगा। अब ये 5 से 7 बार, ये 5 से 5 3 15 5 3 15, उसके बाद से क्या हुआ 1 17, तो 5 3 5 5 25। अब फिर से 5 से कटाइए, 5 6 30 5 7 35, इसे 5 से घटाएंगे तो 5 200 बार में 200 7 1400 1400 बटा 67, 2 बार चला जाएगा पहली बार, क्योंकि 70 दूनी 140 और 70 से ये 67 कम है, इसीलिए 2 बार चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि 2 वाला मतलब कौन सा ऑप्शन सही हमारा, ए नंबर ऑप्शन 21%, लगभग में 21% के बराबर आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 7th नंबर सवाल को। अब हम कर लेते हैं अपने 7th नंबर सवाल को। देखिए क्या है, अभियोगिता परीक्षा में शहर बी से बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला अनुपात है 2:3, दूसरा है 11:16, तीसरा है 13:16, चौथा है 3:4। अब हम लोग करते हैं, शहर बी से बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 32.5। शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, शहर ए में कितना है 40। अब इसे जब आप इसमें से पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 325, तो ये हो जाएगा 400। जब आप इसे 25 से कटाएंगे तो ये कटेगा 13 बार में, ये कटेगा 16 बार में। कितना आया रेशियो 13:16, ये 13 बार में, ये 16 बार में, 25 से कटेंगे। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। 17वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 8 नंबर सवाल को। अब हम कर लेते हैं अपने 8 नंबर सवाल को। देखिए क्या है, शहर सी और डी से मिलाकर अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का शहर ए डी और ई से मिलाकर परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सी और डी में कितने हैं, तो सी में है 17.5, डी में है 42.5। जब इसे आप जोड़ेंगे तो आएगा ये 60.0। उसके बाद से क्या दिया है, ए डी और ई, ए में कितने हैं, तो ए में है 40, डी में कितने हैं तो है 42.5, ई में कितने हैं तो है 35। ये जोड़ने पर आएगा 0.5, 7 4 3 7 4 11, 117.5। अब इस दोनों में रेशियो पूछ रहा है, तो 60 बटा 60.0 117.5, दशमलव हटाएंगे तो 600 बटा 117.5, 1175। अब इसे किससे कटाइए, तो 5 से कटा दीजिए। 120 बार में, ये 5 से, 5 दूनी 10, 1 17, 5 3 15, 2 25, 5 5 25। फिर से 5 से कटाएंगे तो ये 16 बार में। 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 कम 5 5 चौके 20। ये 5 से कटता 150 बार में, सॉरी ये कटता 150 बार में, ये कटता 5 से 30 बार में। अब फिर से सॉरी ये हो जाएगा आपका 5 से 120 सही था, ये कटेगा 5 से तो हो जाएगा 24। अब नीचे 5 से कटाते हैं तो ये कटेगा 5 चौके 20, 5 से 35, तो कितना आया 24:47। कितना आ गया हमारा रेशियो 24:47। कौन सा ऑप्शन सही, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इस ग्राफ के 3 क्वेश्चन देख लिए और 2 बचे हुए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने 9th नंबर प्रश्न पे। हमें उम्मीद है कि अब तक जो भी इस में आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ज्यादातर सवाल आप लोगों को पूरे अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। सभी सवाल, जितने सवाल आपने सही सही किए होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लीजिए, जिससे आपको डेली बाय डेली मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप से कोई भी प्रैक्टिस सेट छूट ना पाए। अब हम लोग करते हैं अपने 9th नंबर प्रश्न को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 9th नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, शहर डी से अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, डी में कितने हैं 42.5,
सहर्षी से अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत होगा? सी में है 17.5। इसका यह कितना प्रतिशत है यही हमें बताना है। तो गुणे 100 ये हो जाएगा 425 बटे में 175 गुणे में 100। 25 से कटाएंगे तो ये 7 बार में, ये कटेगा 17 बार में। 17 गुणे 100 कितना हो गया? 1700। 1700 बटे 7, 7 दूनी 14, 3 बचा तो 30 हुआ, 30 हुआ तो 7 चौके 28, तो अब 2 बचा तो 20 हुआ, 7 दूनी 14, 6 बचा तो 60 हुआ, 7 बटे 56, 242.8। लगभग में ये किसके प्रतिशत के बराबर है? तो 243% के बराबर है। तो हम लोगों का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया? तो डी नंबर विकल्प। अब हम लोग चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। आइए देखते हैं अपना 10 नंबर प्रश्न। अब हम लोग कर लेते हैं इस ग्राफ का लास्ट सवाल, मतलब प्रश्न संख्या 10 को। आइए देखते हैं क्या। सभी सहर्ष से मिलाकर अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपको याद है तो एक बार हमने जोड़ा था तो 167.5 आया था। कब जोड़ा था? तो पहले प्रश्न में जोड़ा था। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग डाटा को रखते रहिएगा अपने पास, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन में यूज में आ सकता है। 167.5 कितने शहर थे? तो 5 थे। 5 से अब इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 3 15 बचा, 1 तो 17, 5 3 15, 2 बचा तो 33.5। ग्राफ किस में दर्शाता है? तो 1000 में। तो इसमें 1000 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33 5 2 0, 1 0 तो दशमलव खा गया, तो 33,500 होगा। कौन सा विकल्प? तो डी नंबर विकल्प। हमारा 10वें नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे ग्राफ में, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 को साफ करते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे ग्राफ को। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें क्या दिया हुआ है, तो जो लाख बैरल में जो बैरल है उसके में रेट है लाख में, ऊपर से देखिए। उसके बाद क्या दिया है? भारत द्वारा क्रूड ऑयल का आयात का यह ग्राफ है, और क्या है? नीचे में वर्ष दिया हुआ है 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 15 में कितना है? तो 10 लाख। 16 में कितना है? 35 लाख। 17 में कितना है? 30 लाख। 18 में 40 लाख। 19 में 30 लाख। 20 में 25 लाख। 21 में 45 लाख। इस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने सवाल हैं? 5 सवाल हैं। 11, 12, 13, 14, 15। अब आइए हम अपने सवालों पे चलते हैं। क्या सवाल है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। आप लोग जितना ज्यादा ग्राफ को करके जाएंगे एग्जाम में आपको उतना ही आसानी होगा, उतनी ही कंफर्ट फील होगी। अब देखिए 11 नंबर सवाल। वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक क्रूड ऑयल के आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20 में कितनी थी? 20 में थी 25। 21 में कितनी हो गई? 45। कितने की वृद्धि हुई? 20 की। तो 20 बटा 25 गुणे में 100। 25 चौके 100, 20 चौके 80, मतलब 80% की वृद्धि हुई। 80% क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो आप लोग गलती से 180 मत मारिएगा, आपको मारना है डी। इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी नंबर ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। यदि वर्ष 2020 में क्रूड ऑयल के एक बैरल की दर, यदि आपको बैरल के बारे में नहीं पता होगा तो बैरल मतलब एक गैलन जैसा होता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। एक बैरल की दर ₹25.60 थी, तो उस वर्ष आयात की का कुल मूल्य कितना था? आयात का कुल मूल्य कितना था? ₹25.60 प्रति बैरल थी। कितने बैरल तेल खरीदे गए? तो कौन से साल में? तो 2020 में। कितने खरीदे गए थे? 25 लाख। कितने खरीदे गए थे? 25 लाख। 25 लाख में कितने से गुणा करना पड़ेगा? 25.60 से। 25.60 से तो गुणा करना है और हमें बताना है। तो ये 0.60 छोड़ दो, लगभग में ये 25 से गुणा करके देखते हैं। 25 का स्क्वायर 625। अब ये सभी जीरो आ जाएंगे, 0 0 0 0 0। ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हुआ? 6 करोड़ 25 लाख के करीब। मतलब 6 करोड़ उसके बाद से लाख में चला जाना चाहिए। तो ये 64 करोड़ है, ये 64 लाख है। 64 करोड़ नहीं हुआ है, 64 लाख भी नहीं है, करोड़ में 8 करोड़ नहीं है। कितना है? तो 6.4 करोड़ वाला विकल्प हमारा
सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आप पूरा पूरा भी गुणा करके सकते हैं, 25 जीरो का 0 हो जाता, 25 छक्के 150 का 0 हो जाता, 15 हासिल, तो 25 गुणे 25 625 और 15 640। तो देखिए 6.4 आ जाता है, तो 6.4 मतलब 12वें का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पूरा बेकायदे गुणा नहीं करना होता है, जितना जल्दी से जल्दी और हम जिस तरीके से आंसर तक पहुंचे वही तरीका हमारा शॉर्टकट तरीका, और जो तरीका आपको बेहतर लगे वो तरीका सबसे इजी तरीका है। ये नहीं कि वो सर ऐसे बताएं तो हमें वैसे करना है, जो तरीका आपको बेहतर लगे और जिस तरीके से आप जल्दी से आंसर ला सकते हैं उस तरीके को आप फॉलो कीजिएगा अपने एग्जाम में। अब हम लोग कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 13 को। देखिए क्या है, कितने वर्षों में आयात औसत आयात मूल्य से अधिक था। सबसे पहले हमें औसत निकालना है, तो देखिए कितना कितना था। सबसे पहले 10, उसके बाद से 35, उसके बाद से 30, उसके बाद से 40, उसके बाद से 30, उसके बाद से 25, उसके बाद से 45। 5 5 10 5 15 का 5 1 लगा 80, 1 1 2 3 5 3 8 4 12 3 15 2 17 4 21, कितना था 215। कितने वर्ष थे हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग जैसा कि ग्राफ में काउंट कर सकते हो, ग्राफ से ये वाला नंबर लिख के जोड़ लेना। 7 से जब 215 में भागा दोगे तो 7 3 21, बचा 5 तो 0.30.7 लगभग। तो ये देखिए 30.7 से ऊपर कौन है, 35 वाला, फिर 40 वाला, फिर 45 वाला, मात्र 3। ये आपको 30 नहीं लेना है क्योंकि ये 30.7 है, ये केवल 30 है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी नंबर विकल्प जिसमें 3 है। हमारा 13 नंबर सवाल भी हल हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 14 नंबर सवाल को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, वर्ष 2016 से 2017 तक क्रूड ऑयल के आयात में लगभग कितने प्रतिशत कमी रही। 16 में कितना था, 16 में था 35, 17 में कितना हो गया 30, कितने की कमी हुई 5 की, कितने पे 35 पे। तो 5 बटे में 35 गुणे में 100, 5 से या 7 बार में 14 7 98, लगभग में 14 से कुछ ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे लगभग में पूछा और 14 दिया है ऑप्शन में, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा 14वें का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 15 नंबर सवाल को। देखिए क्या है, 2018 किस वर्ष भारत द्वारा क्रूड ऑयल का आयात सबसे अधिक किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है, 18 16 19 21। 2018 में कितना हुआ था, तो 40, 16 में कितना हुआ था 35, 19 में कितना हुआ था तो 30, 21 में कितना हुआ था 45। इसमें सबसे ज्यादा कौन है 45, मतलब हमारा 15वें सवाल का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और कंटेंट पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको हम डेली बाय डेली ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिससे आपकी मैथ और भी मजबूत हो सके और यूपी SSSC पेट का पेपर आप क्वालिफाई कर पाए इजी वे से। बाकी आपको अंत तक बने रहने के लिए एक बार हमारे तरफ से धन्यवाद।